नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, सीधा रुख करेंगे पश्चिमी बंगाल, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। थोड़ी देर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि पश्चिम बंगाल के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। ममता के गढ़ में योगी की दहाड़। पुरुलिया में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। आज कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पहली जनसभा पुरुलिया में, उसके बाद आपको बता दें कि दो जगह पर जनसभाएं और हैं, लेकिन सबसे पहले जनसभा को संबोधित करने के लिए पुरुलिया पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पश्चिमी बंगाल में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, जिनको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी बंगाल पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी भीड़ जनसभा में जुटी हुई है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंच पर पहुंचेंगे और हुंकार भरेंगे। इसके साथ ही चुनावों को देखते हुए जनता को, पश्चिमी बंगाल की जनता को साधने की कोशिश करेंगे। तो आज कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ताबड़तोड़ रैलियां पुरुलिया और इसके साथ ही बांकुरा और पश्चिमी मेदिनीपुर, 3 जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। और सबसे पहले पुरुलिया में पहुंचे हुए हैं। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुरुलिया की तस्वीरें हैं। तो बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव हैं, जिनको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पश्चिमी बंगाल पहुंचे हुए हैं। पुरुलिया से आज के दिन की शुरुआत, यानी कि जनसभा की शुरुआत, चुनाव प्रचार की शुरुआत, और उसके बाद पहुंचेंगे बांकुरा और उसके बाद पहुंचेंगे पश्चिमी मेदिनीपुर। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं। जब मंच पर ये बैठे हुए हैं, थोड़ी ही देर में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और इससे पहले भी हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी बंगाल में पहुंचे हैं जनसभा को संबोधित करने के लिए। जिस राज्य में चुनाव प्रचार होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उस राज्य में चुनावों को साधने के लिए भेजा जाता है। और अधिकतर जिन भी राज्यों में प्रचार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, उस राज्य में बीजेपी को जीत जरूर मिली है। तो ऐसे में जो हिंदू वोटर्स हैं, उनको बीजेपी अपने पाले में करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारती है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आने के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी का विकास हुआ है, जिस तरीके की सरकार योजनाएं चला रही है, नीतियां अपना रही है, लोगों ने काफ़ी पसंद किया है कि ना सिर्फ कोविड मैनेजमेंट को ले लिया जाए, बल्कि कानून व्यवस्था को भी लें और इसके साथ ही विकास को लें। तो यूपी काफ़ी लगातार विकास कर रहा है। तो ऐसे में यूपी मॉडल को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां भी जाते हैं तो जरूर रखते हैं। फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर, पश्चिमी बंगाल को लेकर, जहां पर आज पुरुलिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग हाथों में झंडा लिए हुए मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आसपास के जो लोग हैं पुरुलिया के, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। भारी भीड़ जुटी हुई है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ध्यान भी रखा गया है, सभी ने मास्क लगाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे लगभग 1 बजे बांकुरा और उसके बाद 3 बजे पश्चिमी मेदिनीपुर, क्योंकि बांकुरा में 1 बजे का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसभा को संबोधित करने का। और इसके साथ ही पश्चिमी मेदिनीपुर में 3 बजे का कार्यक्रम है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में है और आज इस मंच से हुंकार भरेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही ये संदेश देंगे पश्चिमी बंगाल की जनता को कि आखिर किस तरीके से अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बंगाल का विकास होगा। तो ये जो भीड़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुरुलिया की तस्वीर है, जहां पर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं,
तो एक उनका अलग ही रूप देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को काफ़ी पसंद भी आता है, लोग उनको सुनना पसंद करते हैं, वो क्या बोलते हैं लोगों को काफ़ी पसंद आता है। और इसी वजह से शायद बीजेपी बार बार हर चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखती है, चुनावी मैदान में इसीलिए उतारती है क्योंकि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब इस मंच पर उतरेंगे तो अपने भाषण के जरिए, हुंकार के जरिए लोगों को अपनी तरफ जरूर खींचेंगे और शायद उनकी तब्दीली वोटों में हो जाए, जिसका फायदा बीजेपी को जरूर होगा। और पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को जिस तरीके से उम्मीद है कि शायद वो इस बार सत्ता में आ सकती है, इसी वजह से कोई कसर वो नहीं छोड़ना चाहती और इसी वजह से सीएम योगी को पश्चिमी बंगाल के रण में बीजेपी ने उतारा है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जय घोष हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि श्री राम के नारे को लेकर लगातार एक तरीके से कह सकते हैं कि विवाद बना रहा पश्चिमी बंगाल में, लेकिन क्योंकि इस बार तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो अगर उनकी जनसभा में जय घोष के नारे श्री राम के नहीं लगेंगे तो फिर किसके लगेंगे। राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने खूब हर बार चुनावों में कहीं ना कहीं एक तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है। और इस बार भी जिस तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है कोर्ट के फैसले के बाद, तो उसको भी हर चुनाव प्रचार में बीजेपी जरूर रखती है कि इतने विरोध के बाद और इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार बीजेपी की सत्ता में ये फैसला आया कि राम मंदिर बनेगा। तो एक बड़ी उपलब्धि बीजेपी इसको मानती है, जिसको जनता के सामने रखने से बिल्कुल नहीं छूटती। और सबसे बड़ी बात कि राम मंदिर, राम निर्माण का मुद्दा यूपी से जुड़ा रहा है, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मुद्दे को बड़ी उपलब्धि मानते हैं यूपी सरकार की, तो वो जरूर जनता के सामने इस बात को रखते हैं और ये कहते हैं कि जिस तरह से विकास यूपी में हुआ है उसी तरह से विकास पश्चिम बंगाल में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी समस्त वीर सैनिक के জানাই জাতীয়তাবাদী দৈনিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও নমস্কার। বন্ধু, আজকে লড়াইটা আমাদের কুর্সি দখল করার লড়াই নয়, লড়াইটা আমাদের ক্ষমতা দখল করার লড়াই নয়। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सभी के हाथों में पोस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और हाथों में झंडे हैं बीजेपी के। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे। লড়াইটা আমাদের সেই জায়গায়, তাই আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমরা জানি যে আগামী 5 বছর আবার যদি শাসক দল যারা আছেন ওনারা আছেন, আমরা আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে থাকতে পারবো কি পারবো না, আমাদের সেই লড়াই। আজকে আপনাদেরকে নির্ণয় করতে হবে যে আমরা কি করব কি না করব, পশ্চিমবঙ্গে থাকবো কি আমরা পশ্চিম বাংলাদেশে রূপান্তরিত হব। আজকে আমাদের লড়াইটা সেই লড়াই। আজকে আমরা জানি যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের শুরু থেকে এখনো পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টি গোটা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী 135 জন কার্যকর্তাকে আমাদের তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী দ্বারা হত্যা করা হয়েছে। আজকে আমাদের সেই বদলা নেওয়ার লড়াই। ওনাদের কি অপরাধ ছিল? ওনাদের অপরাধ একটাই ছিল যে ওনারা ভারতীয় জনতা পার্টি করতেন। ওনাদের অপরাধ একটাই ছিল যে ওনার পদ্ম ফুলকে বুকে আঁকড়ে জড়িয়েছিলেন। ওনাদের অপরাধ একটাই ছিল যে ওনারা পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য লড়াই করছিলেন। তাই আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, আমি আপনাদেরকে এই মঞ্চে থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা আমাকে বিধানসভায় পাঠান। বহরমপুর বিধানসভার মানুষের, বহরমপুরের জনগণের আমি মাথা নিচু করতে দেব না। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, বহরমপুরের মানুষের মাথা আমি নিচু করতে দেব না। বহরমপুরের মানুষের মাথা যেভাবে উঁচু আছে সেইভাবেই উঁচু থাকবে। এই কথা বলে সকলকে আমি আবার আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা এবং নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি শেষ করলাম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं पुरुलिया में, जहां पर जनसभा को थोड़ी ही देर में वो संबोधित करेंगे। तो चुनाव है, विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर से स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस चुनावी जमीन पर उतारा है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। कौशाम्बी से है, जहां पर इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। थाना आवास में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का शव मिला। सैनी थाने पर तैनात थे इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, डीएमएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैनी थाने पर तैनात थे इंस्पेक्टर प्रदीप। कौशाम्बी में इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी और थाना आवास में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का शव मिला है, जिसकी वजह से सनसनी फैल गई है। हालांकि अभी तक वजह का पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह की मौत हुई है। जांच की जा रही है। सैनी थाने पर तैनात थे इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह। तो कौशाम्बी में इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। तो सैनी थाने में तैनात थे इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, जिनका तो आशीष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता कौशाम्बी से। आशीष, आखिर क्या जानकारी है? कौशाम्बी में इंस्पेक्टर का जो शव मिला है, किस वजह से उनकी मौत हुई, क्या कुछ जानकारी? मैं बताना चाहूंगा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली थे संदीप कुमार सिंह, जिनका हार्ट अटैक बताई जा रही है कि हार्ट अटैक होने के कारण मौत हो गई। और मौके पे आला अधिकारी पहुंचे, अभी एसपी पहुंच चुके हैं, सीओ पहुंच चुके हैं, सारे अधिकारी मौके पहुंच चुके हैं। लेकिन प्राथमिक पहले प्रसिद्ध से बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। ठीक है। सैनी थाने पर तैनात है इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह, और जिस तरीके से अभी जांच के लिए तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, जांच की जा रही है, क्या बताया जा रहा है? घर में परिवारजन मौजूद हैं या अकेले रहते थे? और मतलब लगभग कितने बजे उनकी मौत हुई है? मैं बताना चाहूंगा कि ये रात में ही हुई थी। सुबह जब ये बाहर नहीं आए तो वहाँ का स्टाफ जब उसको थोड़ी देर में जुड़ेंगे आशीष आपके साथ। इस वक्त अभिनंदन हमारे साथ एसपी जुड़े हुए हैं कौशाम्बी से। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर, अभिनंदन जी। थैंक यू। अभिनंदन जी, कौशाम्बी में इंस्पेक्टर प्रदीप सिंह का शव मिला है, क्या कुछ जांच में आया है, किस वजह से उनकी मौत हुई? देखिए, ये थाने पे जो उसमें उनका आवास होता है इंस्पेक्टर का, उसमें इनके हम लोगों को इनकी मृत्यु हो गई। सुबह में इन लोगों ने गेट नहीं खोला। इन्होंने जब गेट खुलवाया गया तो गेट इन्होंने खोला नहीं, तो उस समय फिर हम लोग अंदर उठे और वहाँ देखे कि इनकी डेथ हो गई है। मोस्ट प्रोबेबली इनकी डेथ हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इनकी तबीयत भी कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। नहीं तो ये हार्ट अटैक की क्या सिर्फ आशंका है या फिर जांच की जा चुकी है? नहीं, अभी आगे की जो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवाया दिया गया है जी, तो एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ तो उसमें ही पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल वो लोगों से बातचीत करने पे जो पता चल रहा है कि 2-3 दिनों से उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही थी और उसी के बाद उसी के क्रम में और देख के भी प्राइमरी, क्योंकि ऐसी कोई चीज वहां लगी नहीं हम लोगों को। बिल्कुल नॉर्मल गेट अंदर से बंद था और बिल्कुल वैसा लग रहा था देखने से। अभिनंदन जी, उनका परिवार उनके साथ रहता होगा, उन्होंने क्या कुछ बताया? नहीं, वो उनका परिवार यहाँ बगल में रहता था, इलाहाबाद में रहता था जी, और वो यहाँ नहीं, वो अकेले ही रहते थे यहाँ पर। ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ, अभिनंदन जी। संभल से खबर है, जहां पर योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है। तस्कर के पास से 1.25 करोड़ की कीमत का स्पैक बरामद हुआ है। एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, जंगल में कॉम्बिंग कर रही है। नरोली इलाके के जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। तो तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसमें से एक जो तस्कर है वो भागने में कामयाब भी रहा। तो योगी की पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और ड्रग्स तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई। तस्कर के पास से 1.25 करोड़ की कीमत का स्मैक भी बरामद किया गया है। तो एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 तस्कर भागने में कामयाब रहे। हालांकि उन तस्करों को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार जंगल में कॉम्बिंग भी कर रही है। तो नरोली इलाके के, यानी कि संभल के नरोली इलाके के जंगल में पुलिस की मुठभेड़ तस्करों से हुई। ये पिछले कुछ दिनों से लगातार हम लोगों की चेकिंग हम लोग सुबह और देर रात में करवा रहे हैं। तो यहाँ पर बनिया ठेर की पुलिस के द्वारा तथा एसओजी के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो ये संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी है, इसको जब रोकने के लिए कहा गया तो ये वहाँ से भागने लगा।
तो पुलिस के द्वारा जब रोकने की कोशिश की गई तो इन लोगों के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में इनमें से एक बदमाश जिसका नाम अरविंद है, उसके पैर में गोली लगी है। दो अपराधी थे जिन्होंने खेत में इधर भागने की कोशिश की, लेकिन उनको भी दौड़ा के पकड़ लिया गया है। ये तीनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं, जो प्रारंभिक पूछताछ में पता चला। इनकी गाड़ी की जब चेकिंग की गई तो उसमें से एक पैकेट मिला है जिसमें इन लोगों का कहना है जो पदार्थ है उसको हम लोग केमिकल टेस्ट करा रहे हैं, लेकिन इनकी जो बयान है उसके हिसाब से ये 1,25,00,000 रुपए की स्नैक है, जिसको ये लोग बदायूं से दिल्ली की तरफ ले जा रहे थे। बाकी इनका जो कनेक्शन है, क्या नेटवर्क है, इसके लिए हम लोग जांच करेंगे। ये पिछले कुछ बरेली से खबर है जहां पर कैदी ने ढाबे पर की दारू पार्टी। जेल ले जाते समय कैदी ने दारू पार्टी की ढाबे पर सिपाही ने हथकड़ी खोलकर कैदी की मुर्गा पार्टी कराई। पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो 10 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है। बरादरी थाना क्षेत्र के रोहिलखंड चौकी के पास का ये पूरा मामला है। तो बता दें आपको कि ये जो कैदी है इसको जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में कैदी ने ढाबे पर दारू पार्टी की। ये दारू पार्टी आखिर कैदी ने कैसे की ढाबे पर, वो हम आपको बताते हैं। इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप साफ देख सकते हैं। यहाँ पर हुआ ये कि सिपाही ने कैदी की हथकड़ियां खोल दी और उसके बाद मुर्गा पार्टी भी कराई। तो खुद यहाँ पर जो सिपाही हैं वो सपोर्ट में थे और इसी वजह से कैदी की ये मुर्गा पार्टी हुई। और साथ ही आपको बता दें कि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। विभाग में इसकी वजह से अब हड़कंप मचा हुआ है। 10 तारीख का ये वीडियो बताया जा रहा है। बारादरी थाना क्षेत्र के रोहिलखंड चौकी का ये पूरा मामला है। तो ये आओ भगत की जा रही है, पूरी तरह से पार्टी कराई जा रही है, मुर्गा पार्टी कराई जा रही है। तो जेल जाने से पहले कैदी की ये पार्टी, दारू पार्टी। तो अयाज खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अयाज, कैदी ने ढाबे पर जेल जाने से पहले दारू पार्टी की है, मुर्गा पार्टी की है और सबसे बड़ी बात इसमें सामने ये आया है कि खुद सिपाही ने उसकी हथकड़ियां खोली है। क्या है पूरा माजरा? जी, ये बड़ी लापरवाही है। कहीं ना कहीं पुलिस की लगातार पुलिस सवालों के घेरों में बरेली पुलिस आ रही है। इसको बारादरी थाना क्षेत्र के रोहिलखंड चौकी के पास एक होटल है, ये वहां का पूरा मामला बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इसमें पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही है कि हथकड़ी खोलकर पहले दारू पार्टी की जाती है, फिर उसके बाद उसे वहां पे मुर्गा पार्टी कराई जाती है और सीधा सिपाही इसमें देखा जा सकता है हथकड़ी खोलते हुए। कितनी लापरवाही, अगर यहाँ से भाग जाए ये मुजरिम या फिर और भी, तो कितनी सवालों के घेरे में कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की और है। इसमें जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तो बड़ा हड़कंप विभाग में मचा हुआ है। उस पर जांच के आदेश कप्तान ने दिए हैं उनके। जब हमने इससे बात की थी तो कप्तान ने इस पर जांच के आदेश कर दिए गए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इतनी बड़ी लापरवाही, अगर कैदी भाग जाए तो फिर पुलिस ये कहेगी कि कैदी भाग गया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ कमी खुद पुलिस की है। सीधा रुख करेंगे पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पुरुलिया में पहुंचे हुए हैं। बाधाओं को तोड़ते हुए इस सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में यहां पर उपस्थित इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती से परमहंस राम कृष्ण जी की इस पावन धरती पर आया हूं। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंगाल की धरती सदैव से भारत के अंदर परिवर्तन की धरती रही है।
देश को एक नई दिशा देने वाली धरती रही है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है। इसी धरती ने रामकृष्ण परमहंस को देश को दिया, दुनिया को दिया। स्वामी विवेकानंद को इस धरती ने दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को इस धरती ने दिया। और देश के अंदर देश की आजादी को अपनी क्रांति के ज्वार से एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले देश के स्वाधीनता आंदोलन के हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी तो इसी धरती ने देश को दिया था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल की ही धरती में पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु की धरती भी बंगाल ही है। और भारत के अंदर अनेक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन की गवाह बनी ये बंगाल की धरती। ये वही धरती है जिसने भारत को राष्ट्रगान जन गण मन भी दिया और जिस धरती ने वंदे मातरम का अमर गीत भी भारत को दे करके एक राष्ट्र गीत भी भारत की धरती को समर्पित किया। और इसलिए मैं बंगाल की धरती को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं आपके उत्साह का अभिनंदन करता हूं और मैं आपकी पीड़ा को भी जानता हूं। लेकिन ये पीड़ा ज्यादा दिन तक अब नहीं रहने वाली है। इसी का समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है और आपसे कहने के लिए आई है। मैं जब मंच पर आया तो मुझे 3 शहीद परिवार, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जिन्हें टीएमसी के परिवारों ने जिनकी हत्या कर दी थी, निर्मम हत्या कर दी थी, वे 3 परिवार इस मंच पर मेरे साथ यहां पर आए थे। उन्होंने मुझसे अपना परिचय दिया। मुझे देख करके यहां की टीएमसी की सरकार की गुंडागिर्दी और उनके अमानवीय कृत्यों पर देख करके क्षोभ हो रहा था। और तब मुझे लग रहा था कि अब इनके बहुत लंबे समय तक इनकी गुंडागिर्दी और इनकी अराजकता अब नहीं चल पाएगी। मात्र 45 दिन बाकी हैं। 2 मई के बाद टीएमसी की सरकार की विदाई सुनिश्चित है। ये तीनों परिवार, मोनिका कुमार, हरिराम महतो और कमीली टुडू, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवार से हैं जो लोग शहीद हुए हैं। यहां की अराजकता के खिलाफ लड़ते लड़ते जिन्होंने शहादत पाई है, भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ताओं के परिवारों से हैं। आप देख रहे होंगे मोनिका कुमार क्या उम्र है, इस उम्र में उसे विधवा बना दिया गया। ये टीएमसी के गुंडे एक कानून को नहीं मानते। और याद करना, 2 मई के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इन गुंडों को चुन चुन करके सजा दिलवाई जाएगी। श्रीमती कमीली टुडू को देखो, इस उम्र में भी उसके साथ, और श्री हरिराम महतो जिनके परिवार के सदस्य की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि वो चाहते थे कि यहां पर बंगाल के अंदर बंगाल के गरीबों को भी शासन की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए और ये कार्य भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। भाइयों बहनों, यह अराजकता बहुत दिनों तक नहीं चलेगी।
और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। याद करिए 2019 में भी मैं यहां आया था और पुरुलिया में तब मेरे कार्यक्रम को यहां की मुख्यमंत्री ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था। और तब मैंने झारखंड में हेलीकॉप्टर उतार करके 35 किलोमीटर सड़क मार्ग से मैं यहां आया था और तब भी मैंने आपके उत्साह को देखा था और उस उत्साह के लिए आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। जब बंगाल में चुनाव प्रचार का शुभारंभ करना था तो मैंने कहा पुरुलिया से ही करूंगा। पुरुलिया से ही इसकी शुरुआत करूंगा। लेकिन मैं आज भी जब आया मैं देख रहा था अभी भी सत्ता का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मैं देख रहा था जगह जगह से हेलीकॉप्टर से मैं देख रहा था जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को इस सभा में आने से रोका जा रहा था। लेकिन जब मुझे कार्यकर्ताओं ने कहा कि यहां तो अभी सभा में भीड़ ही नहीं हो पाएगी, मैंने कहा चिंता मत करिए, मेरे पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी का बहादुर कार्यकर्ता सारे बंधनों को तोड़ करके सभा स्थल पर पहुंचेगा और आज एक बार फिर से आपने साबित कर दिया है हर प्रकार के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आप लोग लड़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और आज ये सभा उस रूप में यहां पर प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। मुझे आश्चर्य होता है। वैसे एक परिवर्तन तो हुआ है। 2014 के पहले इस देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी, एक ऐसी नस्ल पैदा हो गई थी बड़ी संख्या में जो मंदिरों में जाने को ये मानते थे कि उनके सेकुलरिज्म इससे खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। वैसे कांग्रेस के नेता राहुल जी भी चुनाव के समय मंदिर मंदिर जाते हैं और एक जगह तो मंदिर में ऐसे बैठ गए कि उनको पुजारी को टोकना पड़ा, कह रहे ये मंदिर है, आसन ठीक ढंग से बैठिए। वो ऐसे बैठ रहे थे जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए बैठता है। तो पुजारी को समझाना पड़ा, कहा भाई ये मंदिर है, पवित्र स्थान है और यहां की पवित्रता और यहां की मर्यादा का ख्याल रखो। लेकिन कम से कम सबका साथ सबके विकास के मोदी जी के मंत्र ने गरीबों को मकान भी दिया, विद्युत कनेक्शन भी दिया, स्वास्थ्य की सुविधा भी दी, किसानों को किसान सम्मान निधि भी देश के अंदर दिया और सभी लोगों को आपकी आस्था का सम्मान करने के लिए भी मजबूर कर दिया है कि आज कोई चंडी का पाठ कर रहा है, कोई मंदिरों में जाकर के दर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है। ये सबसे बड़ी वैचारिक विजय हम सबकी है। जब वैचारिक विजय के मंच पर हम लोग जीत चुके हैं
तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना है। और वही आशीर्वाद मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यही आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। भाइयों बहनों, बंगाल आजादी के समय यह मान्यता थी कि बंगाल विकास की धुरी बनेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और फिर पिछले 15 वर्षों में टीएमसी ने बंगाल को खोखला बना दिया। बंगाल में गरीबी की दर बढ़ती गई, बेरोजगारी की दर बढ़ती गई। यहां पर पार्टी विशेष के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी ने अव्यवस्था और अराजकता का एक तांडव किया। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 4 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। 40 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है। 1 करोड़ 38 लाख परिवारों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन मिले हैं। 1 करोड़ 56 लाख परिवारों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और यही नहीं, 6 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है। और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में मिला है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है। और यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया। यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई। और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, अमित शाह जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए एक बार फिर से इस चुनावी समर में सबके सामने आया है। और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है। और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था। वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था। उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है, यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है। और मेरी आप सबसे अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो
एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है। यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा और इसके लिए श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बानेश्वर महतो के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी बहुमत से विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे और यहां पर बानेश्वर महतो और यहां पर सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो मिलकर के यहां पर विकास लोक कल्याणकारी योजनाओं को तो आपके पास लेकर के आएंगे ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं, उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देते विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो पुरुलिया से सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव थे और आज कुल 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और फिलहाल वो पुरुलिया के वासियों को संबोधित कर रहे थे और ऐसे में उन्होंने ये कहा कि सारे बंधनों को तोड़ करके कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं और ऐसे में ये भी इस संबोधन के दौरान देखा गया सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाए। तो ममता के गढ़ में दहाड़ते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो मोदी जी ने गरीबों को भी सभी सुविधाएं दी है, ऐसा कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही ममता बनर्जी की सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े किए गए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और जिस तरीके से इससे पहले अमित शाह ने भी ये कहा था कि ममता की सरकार में पश्चिम बंगाल तहस नहस हो चुके, तो बीजेपी लगातार अपने स्टार प्रचारकों को इस मैदान में उतार रही है। जो चुनावी मैदान ये तैयार किया गया है और सियासत अब लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब एक एक करके बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक बंगाल की धरती पर उतर रहे हैं और ऐसे में पश्चिम बंगाल में इस बार अपनी हुंकार भरने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उतरे हुए हैं और ऐसे में लोगों को वो ये संदेश जारी कर रहे हैं कि किस तरीके से ममता दीदी ने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ अन्याय किया है और उनके लिए कोई हित के काम नहीं किए हैं। और ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम हुआ है, अपने कामों को भी उन्होंने गिनाया, साथ ही केंद्र में जो बीजेपी की सत्ता है और अगर पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की सरकार सत्ता में आ जाती है तो पश्चिम बंगाल में भी बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। ये कहना था सीएम योगी आदित्यनाथ का।